जय हिंद साथियों। तो आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और क्लासेस में अपनी फर्स्ट क्लास जो है वो है सीडीपी की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी फॉर स्पेशली फॉर सीटेट के कैंडिडेट्स के लिए ये क्लास चालू की गई है। तो प्यारे साथी, इतना जरूर कर लीजिएगा, इन क्लासेस को अगर आप देख कर जाते हैं तो 100% आपके एग्जामिनेशन के लिए ये क्लासेस एक बूस्टर साबित होने वाली हैं। हर क्लास के अंदर हम आपको कभी 10 क्वेश्चन कराएंगे, कभी 15 क्वेश्चन कराएंगे, तो 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे आपको एक क्लास मिला करेगी, जो आपका एग्जामिनेशन के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगी। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा मेरे प्यारे गुड्डा कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना बने। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आप लोग निपटा के आओगे, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कितना लगाते हैं, क्योंकि सीटेट की भैया खास बात रही है कि जो भी प्रश्न पूछता है वो रिपीटेड पूछता है, टॉपिक फिक्स है, उन्हीं प्रश्नों से सवाल पूछने हैं, एक भी उनका अलग नहीं आने वाला है। वही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज को बदल बदल कर प्यारे गुड्डा हर सवाल को दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इन क्वेश्चंस को पर डे मेरी क्लास से लेते रहेंगे तो मैं आपको 100% श्योर करता हूं, ये एक एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और इन क्वेश्चनों को अगर हम नस्तनाबूत अभी कर देंगे तो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। हर एक प्रश्न को निपटा कर आओगे, आधा पढ़ने पर ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। ऐसे ही सीडीपी की ये पहली क्लास है। ये सीरीज जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लास चलने वाली है। 100% आपको पर डे ये क्लास किसी ना किसी फॉर्मेट में मिलती ही रहेगी। एक क्वेश्चन हम आपको कम्युनिटी जो टैब दे रखा है उसमें डाल दिया करेंगे, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रखा जाएगा जो कि प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों को ही हिट कर सके। आपको प्राइमरी के लिए अलग से सीडीपी, जूनियर के लिए अलग से सीडीपी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरे भाई इसी से कंप्लीट हो जाएगा। आप हर रोज पढ़िएगा, हर रोज देखिएगा। मैं आपके लिए मैथ की क्लास भी लाऊंगा, साइंस की क्लास भी लाऊंगा, ईवीएस की क्लास भी लाऊंगा विद थ्योरी, यानी कि आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। आपको कभी कोई कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीटेट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि इसके लिए हम कोर्स खरीदें और सिलेबस को जब कंप्लीट करके जाएं। आप मेरी क्लासेस को देख लीजिएगा, सीटेट के लिए आपको कोई आवश्यकता किसी भी चीज की नहीं पढ़ने वाली है। तो प्यारे बेटा, शुरू करते हैं आज से पहले प्रश्न के साथ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग भी लगाइएगा और आनंद लीजिएगा क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। यह सवाल सीटेट का सबसे पसंदीदा सवाल है। स्टेटमेंट लिख के दे देगा, स्टेटमेंट दे रखा है, उसके नीचे रीजन लिख कर देगा और आपसे कहेगा कि इसका उत्तर बताइए, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो मेरे भाई, क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, प्रत्येक बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आया होता है। यानी कि कोई बच्चा बंगाली है तो उसके विद्यालय में बंगाली भाषा सिखाई जाती है, कोई बच्चा पंजाबी है तो उसके आस पड़ोस में अगर देखोगे उसकी मातृभाषा के तौर पर पंजाबी देखने को मिलेगी। अगर कोई बच्चा मलयालम का है, मान लो कन्नड़ केरल वाली साइड का है, तो उसको वो लैंग्वेज सिखाई जाएगी। यानी कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, अलग अलग संस्कृतियों से आता है, क्योंकि भारत में तो कहा भी जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी और 3 कोस पे वाणी। तो मेरे भाई, 3 कोस पे वाणी बदल जाती है, तो ये तो बात संस्कृति की हो रही है, तो संस्कृति भी बदल जाती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आया बच्चा क्या करता है, अलग अलग अनुभव उसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। जैसा बच्चा जिस मातृभाषा में होगा वो उसी प्रकार का अनुभव करेगा, यानी कि बात तो सही है। स्टेटमेंट जो दे रखा है ए, बिल्कुल सही है। यहां पर अगर आप देखते हो ए और आर दोनों गलत हैं, तो सी ऑप्शन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। भाई, यही है जो आपके एग्जाम में आपके टाइम को बचाएगा। सी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, बाद में देखेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। आर को भी पढ़ लेते हैं। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। अब जब जब ये
ये प्रश्न आता है और ये वाला वर्ड लिख देता है, 90% स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार सार्वभौमिक वर्ड तो पॉजिटिव लग रहा है, वर्ड तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। बच्चों का विकास अगर आप लोग देखोगे तो बच्चों का जो विकास होता है दो तरीके से दिखाया जाता है। एक होता है पेशीय रूप में, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स के रूप में, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल्स के रूप में। भाई ये ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? तो ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल विकास होता है बच्चे के अंदर, और एक होता है गतिक कौशल विकास होता है। जहां मांसपेशियों की जरूरत हो वह फाइन मोटर स्किल्स की यूज किया जाता है। जहां निगाहों से काम चल जाए, निगाहों से ही काम चल जाए, वहां सूक्ष्म गतिक कौशल का भी काम कर सकता है, यानी कि कान नाक इनका यूज किया जाता है, तो वहां पर ग्रॉस मोटर स्किल्स काम कर जाती हैं। तो बच्चों का जो विकास होता है वो सार्वभौमिक नहीं होता है, पहली बात तो ये क्लियर। तो स्टेटमेंट आर रीजन जो है वो गलत है। ये बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, तो इस ऑप्शन को निपटा दो। गलत, अच्छा जी, ए सही है लेकिन आर गलत है, बात तो कहीं तक ठीक है। और ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्या इन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है मेरे भाई। यहां पर ये गलती ही है तो ये इससे क्या कनेक्शन करेगा? तो ये भी बात गलत हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, ये मान लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे भाई चलिए यहां पर इसको छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए डबल पेज पे पहुंच गया है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं की जब भी बात की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी? फर्स्ट क्लास से लेकर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की बात की जाएगी। ये बात याद कर लीजिएगा, वैसे आप लोग इतना जानते ही हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, यानी कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है किस प्रकार संसाधित होता है। तो ये प्रश्न है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। देखिए भाई, जब भी औपचारिक भाषा की बात आए, औपचारिक भाषा पर जोर देने की बात आए, आप हमेशा गलत करेंगे। औपचारिक भाषा क्या होगी? हमारे देश की मात्र राजभाषा क्या है? हिंदी। अधिकतर अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतर लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी में ही पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे। ठीक, अब यहाँ के बच्चों पर जोर लगा के बढ़ाया जाए कि बेटा सीख इंग्लिश, सीख इंग्लिश और सीख इंग्लिश। अगर इतना ज्यादा जोर लगाया जाए, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी, उनकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, सेकेंडरी लैंग्वेज जो होगी वही औपचारिक भाषा का काम करेगी। तो औपचारिक भाषा पर कभी भी जोर नहीं देना है, हमको मदर टंग यानी कि मातृभाषा पर जोर देना है। क्लियर? तो औपचारिक भाषा पर आपको कभी भी जोर नहीं देना है। नेक्स्ट है जब शिक्षकों की मातृभाषा की अवहेलना या उपेक्षा की जाए। भाई मातृभाषा की अवहेलना करेगा, मातृभाषा की उपेक्षा करेगा? अरे माता ने जो भाषा सिखाई होगी बचपन में, जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो वो लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है। 3 महीने का बच्चा भी 1-2 वर्ड सीख जाता है, तो लैंग्वेज उसको भी सीखने में को मिलती है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन होती है? सबसे पहली गुरु कौन होती है? तो सबसे पहली गुरु माता होती है, और माता सबसे पहले मातृभाषा में ही बच्चे को सिखाती है। तो सबसे पहले बच्चा मातृभाषा सीखता है, आप उसकी कभी भी अवहेलना नहीं कर सकते, कभी भी आप उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करता है। ये मूर्त और अमूर्त होता क्या है, इस बात को समझ लीजिए। मूर्त का मतलब हो गया जो वस्तु आपको सामने दिख जाए। जैसे मैं बोलूं ये पेन, तो ये पेन अपने आप में क्या हो गया? मूर्त। अब मैं बोलूं पेन हटा दिया मैंने, अब मैं बोलूं देखो पेन, इससे अगर हम पेन से लिखते तो ये अमूर्त बात हो गई, यानी कि जो चीज हमें सामने दिख जाए वो मूर्त है, वो कैसी है? मूर्त है। और जो हमें दिखे ही ना वो कैसी हो जाएगी? अमूर्त हो जाएगी। तो मूर्त वस्तुओं की अपेक्षा बच्चा किससे ज्यादा सीखेगा? मूर्त से सीखेगा या संकेतों प्रतीकों से सीखेगा? सबसे ज्यादा बच्चा मूर्त वस्तुओं से सीखेगा। जो परमानेंट ऑब्जेक्ट्स उसके सामने रखे हुए हैं उनसे ज्यादा सीखेगा। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे बच्चा ज्यादा सीखता है, तो ये भी गलत हो गया। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित, जब भी ये वर्ड आ जाए 99% संदर्भित वर्ड आ जाए, इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड आ जाए, ये मान लीजिए 99% आपके आंसर को ले जाएगा।
जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करे, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि अमूर्त अवधारणाओं का मतलब जो चीज दिखे ना, ऐसे कॉन्सेप्ट को दे, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को दे और उसके लिए किसका उपयोग करे, ठोस अवधारणाओं का उपयोग करता है, ठोस उदाहरणों का प्रयोग करता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म गतिक कौशल से विकास सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास कैसा है, शीर्षगामी है, रेखीय है, समीप दूराभिमुख है या अराजक है। देखिए जब भी आप सीडीपी पढ़ते हैं तो ये अराजक वर्ड तो आपने देखा ही नहीं होगा कहीं भी, तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं है। वर्ड रेखीय जो होता है उसे बोलते हैं एक्सियल, तो यहाँ इसकी भी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका भी कोई रोल नहीं है। प्रश्न बनता है शीर्षगामी और समीप दूराभिमुख इनमें से कौन सा होगा। तो यहां पर अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सेफेलोपोडल और इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एक होता है सेफेलोपोडल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है, हेड टू टॉ विकास होता है, जबकि सेफेलोपोडल में होता है यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जो विकास देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं सेफेलोपोडल डेवलपमेंट। तो ये जो विकास होता है सूक्ष्म पेशीय कौशल विकास, इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं इसको, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी मांसपेशियों का ये प्रयोग किया है, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है फाइन मोटर स्किल्स के अंदर, जबकि ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, छोटी छोटी जैसे आंख है, कान है, नाक है, इनका प्रयोग किया जाता है इस डेवलपमेंट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समीप दूराभिमुख। ये मैंने क्लास ले रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का आंसर लगाइए। क्वेश्चन है अभिकथन। देखिए फिर से स्टेटमेंट आ गया, अगर आपका सीटेट का पेपर है तो 3 से 4 प्रश्न यहां से आने की संभावना रहती है। लॉरेंस कोइलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं, बदले जा सकते हैं। क्या ये बात सही है? लॉरेंस कोइलबर्ग की बात करते हैं साथी, लॉरेंस कोइलबर्ग की बात करते हैं तो ये जो लॉरेंस कोइलबर्ग हैं ये कहां के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के, आप लोग समझ लीजिएगा, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके द्वारा ही एक स्टोरी दी गई थी जिसे हम कहते हैं हिंच की कहानी के नाम से जानी जाती है, और नैतिक दुविधा के बारे में भी इन्होंने बताया था और नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में भी इनके द्वारा ही बताया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉरेंस कोइलबर्ग के द्वारा ही दिया गया था। इनके द्वारा विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई थी, उन 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किया गया था। चलिए ये तो अलग बात रही, लेकिन यहाँ देखते हैं तो नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? बच्चों में कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं, बदले जा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। समाज और दृष्टिकोण के आधार पर, समाज और संस्कृति के आधार पर, समाज और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर जो नियम है, कानून है, उनको बदला जा सकता है। परिवर्तन ही समय के साथ होने वाला परिवर्तन इसमें देखा जा सकता है। लॉरेंस कोइलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। जो विकास होता है वो नैतिक विकास होता है और चरणों के रूप में होता है। आप कहोगे सर मैं कैसे मान लूं? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज के रूप में, यानी कि 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें बच्चे का विकास देखने को मिलता है, जबकि कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चे का विकास देखने को मिलता है, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी कि 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था जो होती है उसमें बच्चे का विकास क्रमिक रूप से देखने को मिलता है। तो बात यह भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अब थोड़ा सा कम समय लेंगे और फास्ट करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? देखिए, बच्चे का अगर विकास हो रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है तो उसका संज्ञान की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। संज्ञान का मतलब होता है सूचनाओं को एकत्रित करना। संज्ञान के द्वारा ही बच्चा समझ पाता है, संज्ञान के द्वारा ही चिंतन कर पाता है, मनन कर पाता है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बच्चे के अंदर देखने को मिलती है वो संज्ञान के द्वारा ही देखने को मिलती है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके द्वारा ही तर्क, चिंतन, मनन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जीन पियाजे के द्वारा, जो कि एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। क्लियर है कि नहीं? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूल संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। अब आपके द्वारा प्रश्न बनेगा, सर मूर्त संक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक सोच होती क्या है? इस बात को समझिए। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें, जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में इसको बांटा गया। इसमें शेषवावस्था के द्वारा, शेषवावस्था मैं शॉर्ट में लिखूंगा, शेषवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में इसको बांटा गया। इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर शेषवावस्था की बात करें तो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे हम शेषवावस्था के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। 16 वर्ष से अगर ऊपर की बात करें तो उसमें फिर वयस्क अवस्था आ जाती है। तो बच्चे का जो विकास होता है, यहाँ पर बात करें क्षमता मूल संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, तो ये देखने को मिलता है विकेंद्रण के अंदर देखने को मिलता है। पूर्व संक्रियात्मक सोच को मूल संक्रियात्मक सोच से क्या करती है? अलग देखने को अलग करती है। इसके बाद एक वर्ड होता है आत्मकेंद्रण। इस वाले वर्ड को भी समझ लीजिए, आत्मकेंद्रण। आत्मकेंद्रण की जो अवस्था है यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर ही देखने को मिलती, तो ये भी बात आपके सामने होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी के रूप में क्या है? तो ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये किस अवस्था में आता है? जो ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी है किस अवस्था में देखने को मिलती है, इसके बारे में मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के विचार में बच्चों का निजी बाक क्या दर्शाता है? निजी बाक मेरे भाई, निजी बाक। चलिए, जीन पियाजे के विचार में बच्चों का निजी बाक को बोलते हैं हम प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं। तो निजी बाक क्या दर्शाता है? उनकी अग्रवर्ती सोच को दर्शाता है, ना जीना। निजी बाक क्या होता है? जब बच्चा खुद से ही बातचीत करता है, खुद से ही बोलता है, विचार करता है, और कोई समस्या आ रही है तो खुद से ही समाधान निकालने की कोशिश करता है, खुद से बातें करता है, तो इसी को बोलते हैं हम प्राइवेट स्पीच। उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता जो होती है उसी को बोलते हैं हम निजी बाक बोलते हैं। उनकी समस्या समाधान युक्तियां परासंज्ञानात्मक कौशल नहीं। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही था क्या? हाँ यही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई बताइए? हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता से ढूंढा जा सकता है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो है लॉरेंस कोहेल वाइगोत्स्की है। बाकी इसका आंसर एक बार चेक करते हैं, ठीक है, तभी बताएंगे। वैसे आंसर शायद डी होगा। अब इसमें आंसर ए दे रखा है, क्यों दे रखा है ये अब यही जाने, लेकिन एक बार चेक करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट है समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करता है। जो समकालीन सिद्धांत है, कंटेम्पररी बोल सकते हैं, साइमल्टेनियसली जो प्रिंसिपल है बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। तो एक दिशीय कभी भी बुद्धि के बारे में बात नहीं करते, आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता नहीं कह सकते, वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता नहीं कह सकते, बहुदिशीय क्षमता होती है, बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं। यानी कि अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करें, बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करें, तो ये हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। मेनली इनके द्वारा बुद्धि को 8 प्रकार का बताया गया था, जिसमें स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि की बात की गई थी, जिसमें आप लोग बोल सकते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस तार्किक बुद्धि की बात की गई थी। कई प्रकार की बुद्धियों के बारे में इसमें बात की गई थी। क्लियर है। तो हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। स्टेटमेंट दे रखा है, यानी कि स्टेटमेंट है कथन, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब भी प्रोत्साहित करने की बात पूछेगा तो आप ये समझ लीजिएगा आंसर आपका सही है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत वैसे ही हो गया, आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये कहीं ना कहीं इसको वेरीफाई भी कर रहा है कि भाई देखो सवाल पूछो। वो कह रहा है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थी को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और यह बोल रहा है जो समालोचनात्मक चिंतन है। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ती है, कहीं ना कहीं उसका विकास होता है कहीं ना कहीं, और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथी, आप लोगों को 10 क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में आज के सेशन में कराए हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पर डे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको सीडीपी की कम से कम 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ क्लास तो पर डे मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी आपके लिए थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।